नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आप सभी का स्वागत है 24 की रेस बताएंगे सुकेश में। आज 12 बजे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान होता है। ठीक उसके 3 घंटे बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं। उनके साथ अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सिद्धरमैया समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं। राहुल गांधी ऐलान करते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में, चाहे वो हिमाचल हो, राजस्थान हो या फिर कर्नाटक हो, इन सभी राज्यों में जातीय जनगणना कराई जाएगी। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं कि पीएम मोदी ओबीसी पर डरते क्यों हैं, जातीय जनगणना पर डरते क्यों हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ये भी सवाल उठा देते हैं कि बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें से ओबीसी कितने हैं, और खुद की पार्टी की जब बारी आती है बता भी देते हैं कि 4 में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। सुकेश जी, स्वागत है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है और राहुल गांधी ठीक उसके 3 घंटे बाद ही आते हैं और जातीय जनगणना ओबीसी को लेकर के बड़ा हमला मोदी सरकार पर बोलते हैं और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आज ही सुबह है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई उसमें यह सर्वसम्मत से पारित हो गया है कि जातीय जनगणना पर कांग्रेस पार्टी का रुख एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। तो इस पूरे डिस्कोर्स को बदलने की कोशिश है जी। सीडब्ल्यूसी ने उस पर मुहर लगाई है कि जातिगत जनगणना के पक्ष में कांग्रेस है, लेकिन आप महिला आरक्षण विधेयक पे उनकी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो लीडर है सोनिया गांधी, उनका भाषण सुन लें, राहुल गांधी का पार्लियामेंट में भाषण सुन लें, तो एक साफ तौर पे एक शिफ्ट दिखाई देता है। कांग्रेस का पुराना नारा याद करिए, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। जो पार्लियामेंट में भाषण हुआ उसने एक तरीके से अंडरलाइन किया कांग्रेस का हाथ ओबीसी के साथ। कांग्रेस एक्सपेरिमेंट कर रही है, वो मंडल 2.0 की तरफ बढ़ना चाहती है। अब ये डिबेटेबल है कि मंडल 2.0 उसको रीडिफाइन किया जा सकता है क्या, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है क्या, उसका क्या असर होगा। और उनको ये ताकत मिली है जो बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ है, उस जातिगत सर्वेक्षण ने जो आंकड़े दिखाए हैं वो साफ तौर पे दिखाते हैं कि ओबीसी 63% है। बिल्कुल। तो कमोबेश अगर देख लीजिए पूरे देश का अगर ये आंकड़ा होगा तो जो 31 पे हुआ था जिसमें 52% बताए जाते थे ओबीसी, उसके आसपास होंगे, उससे ज्यादा होंगे। तो चुनाव की घोषणा, उसके पहले से ये एक प्लानिंग, टेम्पो बिल्डअप करना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होना, उस बैठक में इस बात को तय किया जाना कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जो कि नरेंद्र मोदी कराना नहीं चाहते हैं। उनकी जो स्टेट्स है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि बिहार की तरफ से एक डेटा जारी किया गया है, कर्नाटक के पास ये डेटा है। मैं पहले भी कह रहा था कि उसको जारी किया जाएगा। राजस्थान में 2011 में भी कराया गया था। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने कल परसों बयान दिया है कि वो भी जातिगत जनगणना कराएंगे, सर्वेक्षण कराएंगे। तो स्टेट के हाथ में ये सेंसस जो है वो सेंटर का अख्तियार है कराने का। आप स्टेट्स में जो करा सकते हैं, आप आंकड़ा जुटा सकते हैं, उसके आधार पे कुछ एक्शन प्लान तैयार कर सकते हैं। यही कहा जाता है कि सबकी भलाई के लिए, जातियों की भलाई के लिए जिसकी जितनी संख्या है, और ये दरअसल सोशलिस्ट जो लोग थे उनकी एक तरीके की सोच थी। जिस समय संसोपा था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, तो उनका नारा हुआ करता था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। तो ये सोशलिस्ट के जमाने से चला आ रहा है। ये कांग्रेस का नारा नहीं हुआ करता था। कांग्रेस का वोट बैंक अभिड़ी जाति थी, लेकिन कांग्रेस ने बहुत टैक्टफुली सोचने के बाद, बहुत लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस को ये करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के साथ जो उनके पार्टनर्स हैं वो ओबीसी चंग को रिप्रेजेंट करते हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जिनकी सरकार चल रही है, तमाम बिल्कुल जहां से ये सर्वेक्षण निकला है वो ओबीसी के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है। अखिलेश यादव यूपी में है, जो सीएम बैठे उनके साथ थे उनमें 3 भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और सिद्धरमैया, तीनों ओबीसी जाति से आते हैं। तो ये एक कॉम्बो तो बन रहा था, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, और बीच बीच में चिट्ठी लिखना, ये बात कहना, रैलियों में कांग्रेस के अध्यक्ष का भी
वो अंडरलाइन करता है कि कांग्रेस ने अपनी पोजीशन शिफ्ट करके ओबीसी के पक्ष में कर ली है। अभी आपने कहा कि अगड़ी जातियां एक समय कांग्रेस का जो है कोर वोटर थी, अब क्या इन अगड़ी जातियों का जो फैक्टर होगा वो कांग्रेस से कहीं दूर न चला जाए? क्योंकि बार बार राहुल गांधी अब सिर्फ ओबीसी की बात कर रहे ये हैं। कैलकुलेटेड रिस्क है। हाँ। इसको समझने की जरूरत है। ये कैलकुलेटेड रिस्क है। एक संस्कृत में श्लोक है, इसका मतलब होता है जो जो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की ओर जाता है, तो अनिश्चित तो अनिश्चित ही है, उसका निश्चित भी खत्म हो जाता है। लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क है। हाल के चुनाव में आप 2014 से खास तौर पे अगर लें तो अगड़ी जातियां बल्क में नरेंद्र मोदी और भाजपा की वोटर हो गई जी, 70% के आसपास लगभग। बिल्कुल, वो कांग्रेस, वो उसमें कांग्रेस कहीं टिकती नहीं है। जिन 200 सीटों पे कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हुआ पिछले 2 चुनाव में, उसमें कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 10% था। उसके ओबीसी वोट भी नीचे गए, उसके फॉरवर्ड कास्ट के भी वोट नीचे गए। तो एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी पैदा करने की कोशिश है, ये कहते हुए कि जो पहले हमने नहीं किया वो गलती की थी। आज भी उन्होंने गलती मानी है। तो कई बार आप एक सोची समझी रणनीति के तहत चलते हो कि हाँ, हो सकता है कि अगड़े हमसे नाराज होंगे, लेकिन पिछड़ों की लामबंदी होगी। तो ये मंडल 2.0 क्रिएट करने की कोशिश है। यहां ये समझना जरूरी है कि जिस समय ये मंडल 1.0 आया था, उस समय बीजेपी खांटी तौर पे कमंडल वाली पार्टी थी। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी पूरे देश में रथ यात्रा निकाल रहे थे और हिंदू जागरण कर रहे थे। उस वक्त सारे ओबीसी एक तरफ हुए, चूंकि मंडल कमीशन की घोषणा हुई। कांग्रेस उसके पक्ष में नहीं थी। कांग्रेस बहुत दिन तक इस रिपोर्ट पे बैठी थी। तो कांग्रेस उस वक्त ये फैसला नहीं कर पा रही थी। इट्स हाई टाइम, कांग्रेस को लगता है कि हमें एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो जो उनके सहयोगियों की पोजीशन थी, जो अखिलेश यादव की पोजीशन थी, जो नीतीश कुमार की पोजीशन थी, जो तेजस्वी यादव की पोजीशन थी, तो उनको एक साथ और साथ में दलित और अल्पसंख्यक, इसको भी साथ, अनुसूचित जाति, इनको भी साथ लेने की कोशिश की। बिल्कुल, वो 80-20 की बात जो बार बार चुनाव के समय कई बार योगी जी करते हैं और खासतौर पे योगी जी करते हैं, तो उसकी काट 85-15 ये करने की कोशिश है। कितनी सफलता मिली देखिए। बीजेपी, मैं कह रहा था 1989, 90 का दशक लीजिए, 2000 की शुरुआती वर्षों को लीजिए, तो आप ये देखेंगे कि बीजेपी धीरे धीरे उसने इनरोड बनाया बैकवर्ड कास्ट में भी। उसमें ईबीसी, उसमें उस जमाने में वो नीतीश कुमार के साथ थे, तो उन्होंने ओबीसी में बैकवर्ड में एक ईबीसी बनाया। तो बीजेपी ने बहुत चालाकी से उसमें सेंधमारी की, ये कहते हुए कि मैं बैकवर्ड कास्ट से आता हूं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में अपनी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इस बैकवर्ड कास्ट के अंदर तैयार कर ली है। अभी विश्वकर्मा योजना वो इसलिए लेकर आए कि ईबीसी को लुभाया जा सके, एक बड़े वर्ग को लुभाया जा सके। वो मंडल 2.0 वो इन टोटो मंडल 1.0 के क्या उसको रेप्लिकेट कर देंगे? इसमें आपको शंका हो सकती है, ये डिबेटेबल हो सकता है। कोशिश इसी बात की है कि सब पिछड़े एक साथ आए, अपनी आवाज उठाएं, कांग्रेस उसको उसी पिच पे बात करके उनके साथ इन टैंडम दिखाए। एक सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्योंकि हम 5 राज्यों को इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि आज ही ऐलान हुए चुनाव तारीखों के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ तो सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। अब यहाँ पिछड़े अल्पसंख्यक या एससी की राजनीति करके कांग्रेस को शायद सफलता मिल जाए, लेकिन एक सवाल यह भी तो खड़ा होता है कि जब कभी कांग्रेस यूपी में आएगी, बिहार में जाएगी या अन्य जगहों पे जाएगी, जहां जो है कांग्रेस 3 या 4 नंबर की पार्टी है, चाहे बिहार हो जाए, चाहे यूपी हो जाए, चाहे अन्य राज्य हो जाए, वहां जो है इंडिया गठबंधन में शामिल, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा हो या अन्य पार्टियां, वो आगे हैं। ओबीसी वोट बैंक लंबे समय तक उनके साथ जुड़ा रहा। अब राहुल गांधी जब ओबीसी पॉलिटिक्स करने लगेंगे, जो पॉलिटिक्स अब उन्होंने शुरू कर दिया, देखिए आप अभी भाषण वो दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या आक्रामक बॉडी लैंग्वेज था। ऐसा राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज है कई बार वो पीसी में तो नहीं देखने को मिलती है। तो क्या कहीं उनके सहयोगी जो इंडिया गठबंधन में है, राहुल की इस पॉलिटिक्स से कहीं उनको नुकसान ना हो, कहीं वो नाराज ना हो जाएं? इसकी गुंजाइश बहुत कम है। जिन प्रदेशों की आप बात कर रहे हैं जिसमें वो सेकंड फिडल रोल में है, जिसमें वहां बहुत उनकी पहुंच नहीं है, उनका प्रेजेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है, वहां वो बैसाखी के सहारे हैं। वो बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार के सहारे हैं।
वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सहारे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मायावती को भी रोप इन किया जाए, जो मेरी जानकारी है। तो ऐसे प्रदेश जिसमें वो अपनी उनकी प्रेजेंस उस तरीके से नहीं है, अभी उसके बारे में वो नहीं सोच रहे। देखिए, राजनीति में कुछ चीजें आपको तय करनी पड़ती है। अभी कांग्रेस पार्टी, उनकी टॉप लीडरशिप, उनकी सीडब्ल्यूसीओ, उन सब ने ये सोचा है कि नरेंद्र मोदी को कैसे घेरा जा सकता है। नरेंद्र मोदी जब सत्ता से बाहर होंगे, बीजेपी जब सत्ता से बाहर होगी, और बीजेपी जब मैं कहता हूं तो वो नरेंद्र मोदी की सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता से बाहर होंगे तो कुछ जगल फिर से किया जा सकता है। लेकिन अभी समय की जरूरत है कि जिन पार्टियों ने ओबीसी वाली राजनीति की है, हम उनके साथ खड़े दिखाई दे, हम एक कतार में उनके साथ हो, ताकि पिछड़ों को ये स्पष्ट मैसेज जाए कि ये इंडिया ब्लॉक जो बना है वो हमारी बात करता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी, बीजेपी में बार बार कह रहा हूं, बीजेपी का वोट परसेंटेज देखिए, चाहे वो लोकसभा की बहुत सारी सीटों पे देखिए, कई जगह उनकी वोट परसेंटेज 50% से ज्यादा है। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, कई सीटों पे उनकी वोट परसेंटेज 50% से ज्यादा है। तो ऐसे में जब वो दलितों का भी वोट अपनी तरफ स्विंग कराने में कामयाब हो रहे हैं, तो वो अब सिर्फ अगड़ों की, बनियों की, काउ बेल्ट की पार्टी नहीं रही। उसका विस्तार नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, उसका विस्तार उत्तर प्रदेश में हुआ है। एक जमाने में इंडिया टुडे जैसे बड़े मैगजीन ने लिखा था, जब 2012 में बीजेपी की हार हो गई थी, कि अब बीजेपी के कार्यकर्ता दूरबीन से मिलेंगे। 2014 करते हैं कई बार। 2014 में आपने देखा कि 71 + 2 73 सीटें 80 में से वो जीत कर आए, और उसके बाद वो गाड़ी चल निकली है। 14 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, 22 ले लीजिए, तो हर जगह उनको सफलता मिली है। बीजेपी ने अपना जो फैलाव है वो बहुत अच्छे से किया है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो ओबीसी पॉलिटिक्स की जा रही है, जो उसकी तरफ बढ़ा गया है, और एकदम साफ कर दिया गया है कि ओबीसी वाली राजनीति जो है वो ये ब्लॉक करेगा, इंडिया ब्लॉक करेगा। क्या ये पॉलिटिकल डिविडेंड देता है? उसी तरीके से देता है जैसे जो मंडल 1.0 में हुआ था। इसको बहुत डिबेट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति तब से आज तक बहुत बदल गई है। बीजेपी का भी फैलाव हुआ है, और जिस तरीके से फैला हुआ है, और जो उसकी टॉप लीडरशिप है, वो स्पष्ट एक संदेश देने में कामयाब रहती है कि वो भी पिछड़ों की राजनीति। एक आखिरी सवाल कि अब राहुल गांधी ने जातीय जनगणना और ओबीसी पे अपना स्टैंड एकदम लगभग क्लियर कर दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव, कितना फायदा मिल सकता है कांग्रेस को? देखिए, ये जो 3 राज्य, जो मुख्यतः 3 राज्य है, तेलंगाना जो लीजिए, 4 राज्य है जहां कांग्रेस सीधी लड़ाई में करीब करीब है। बाकी फ्रेंच प्लेयर है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, वो हाशिए पे है। ये एक तरीके से टेस्टिंग मूवमेंट है कांग्रेस के लिए। अगर यहां ये मोमेंटम बनता है, बहुत क्लियर कट जीत होती है मध्य प्रदेश में, वो रिटेन कर लेते हैं छत्तीसगढ़। आप 2 चीजों को, इन दोनों स्टेट्स के कॉम्बिनेशन को समझिए। इन दोनों स्टेट्स में आदिवासी बहुत है। आदिवासी अगर कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, ओबीसी अच्छी खासी संख्या में है, ओबीसी अगर कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, और अगर वो थंपिंग मेजॉरिटी से जीतते हैं, और अगर राजस्थान में जो कहा जा रहा है कि बड़ा कॉन्टेस्ट है, वो बिल्कुल कांग्रेस जो हाशिए पे दिखाई दे रही थी हाल के दिनों में, वो भी, और वहां भी जो लीड कर रहे हैं वो ओबीसी है। वो भी बार बार बात कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, बिहार के तर्ज पे कराएंगे। तो एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश है कि इन तीनों राज्यों में वो अपनी प्रेजेंस इस तरीके से दिखाएं कि उसका असर लोकसभा चुनाव पे पड़े। इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन कोशिश कांग्रेस की तरफ से ये हो रही है। कई बार शुरुआत, वो इंग्लिश की कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो लड़ाई शुरू हो चुकी है। 2023 की जो कम से कम 4 राज्य, मिजोरम को अगर हम थोड़ी देर के लिए अलग भी छोड़ दें, तो ये 4 राज्य, और खास तौर पे ये 3 राज्य बहुत कुछ डिसाइड करने वाले हैं कि क्या 24 जो है उसमें कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ क्या इस पोजीशन में है कि वो ऑल टाइम पॉपुलर जो नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता हैं, क्या उनसे मुकाबला करने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद सुकेश जी। उम्मीद है आपको भी बहुत सारे जो आपके मन में सवाल उठ रहे थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि राहुल गांधी की जो जातीय जनगणना वाली राजनीति है वो कितना सफल हो पाती है।